नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी जी और उनके चहेते पत्रकार भले ही बीजेपी को 400 प्लस सीटें दें या 300 प्लस सीटें दें, 400 पार करें या 300 पार करें, लेकिन आज की तारीख में 5वें फेज़ के बाद जो ज़मीनी सच्चाई है वो ये है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बीजेपी फंसती चली जा रही है। जो उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी भी कहते हैं, जो अब तक मोदी का जो सबसे मजबूत किला माना गया इन टर्म्स ऑफ सीट, जहां तक सीटें थोक में जीतने की बात है, जिस उत्तर प्रदेश को, यूपी को मोदी जी का सबसे मजबूत किला माना गया, आज उसी किले में दरारें गहराती चली जा रही हैं। और कहने वाले कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी के चाणक्य नहीं, मोदी जी को फंसा दिया है। और आलम यह है, हाल ये है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या यानी फैज़ाबाद की सीट, और वहाँ से लेके भगवान राम की जो तपोभूमि है चित्रकूट यानी बांदा, यानी जन्मभूमि से लेके भगवान राम के तपोभूमि तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी फंसती चली जा रही है। और जो सवाल है आज का वो ये है कि क्या मोदी जी के चाणक्य अमित शाह क्या उत्तर प्रदेश के वोटर का मिजाज नहीं समझ पाए, या जातीय समीकरण नहीं भांप सके, या उत्तर प्रदेश में जो उनका कैलकुलेशन था, जो उनका अरिथमेटिक था, गणित थी चाणक्य की, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही थी। और आज लोग कह रहे हैं कि जो चाणक्य इन्होंने ही यूपी में चंद्रगुप्त मौर्य को फंसा दिया, चाणक्य ने ही अपने चंद्रगुप्त को फंसा दिया है, ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं लखनऊ में। अब आज के इस वीडियो में मैं और हमारे जो एक्सपर्ट होंगे बहुत कुछ खुलासे करने जा रहे हैं, बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। पर्दे के पीछे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बीजेपी कहाँ जीत रही है, कहाँ हार रही है, क्यों जीत रही है, क्यों हार रही है, इस सब पर मैं आ रहा हूँ। लेकिन चंद सेकंड चाहूँगा, ये जो चाणक्य का मैंने जिक्र किया, अमित शाह का जिक्र किया, 2 गलतियाँ, 2 ब्लंडर, 2 मिस्टेक्स, जहाँ पर चाणक्य पहली बार गच्चा खा गए, जहाँ चाणक्य कहीं ना कहीं धोखा खा गए, उनकी नज़रें धोखे खा गई। 2 मिस्टेक्स मैं बताना चाहता हूँ और उसके बाद हम बड़ी खबर पर बढ़ेंगे। पहली मिस्टेक दोस्तों ये थी, चाणक्य को लगता था कि अगर सपा बसपा, मायावती और अखिलेश यादव यानी बुआ और भतीजे को अलग किया जाए, दोनों को साथ ना लड़ने दें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो अमित शाह चाहते थे कि सपा अलग लड़े, यानी सपा और कांग्रेस अलग लड़े, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़े और बीजेपी अलग लड़े। ट्रायंगुलर फाइट होनी चाहिए, बीजेपी अलग, बीएसपी अलग, सपा अलग। अगर ऐसा होता है तो दलित, पिछड़ा और मुस्लिम, ये जो बड़ा चंक है, ये खुद ब खुद अलग हो जाएगा। तो ये एक अमित शाह की सोच थी कि अगर तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ें, बीजेपी, सपा और बसपा, तो बीजेपी मैदान मार लेगी। और जब बहुजन समाज पार्टी, जब मायावती को उन्होंने अलग किया, या मायावती ने खुद ही कह दिया कि वो इंडिया अलायंस नहीं जाएंगी, तो अमित शाह को लगा कि उन्होंने यूपी का मैदान मार लिया है। यानी 2014 और 2019 की तरह 2024 में अमित शाह को लगा कि उन्होंने फिर से झंडा गाड़ दिया बीजेपी का यूपी में, सबसे बड़े प्रदेश में, ये उनको लग रहा था। लेकिन यहाँ पर एक भूल हुई। दरअसल उनको लग रहा था कि अगर मायावती को वो अलग कर देते हैं तो जो 21% दलित वोट है, 21% दलित वोट, जी हाँ, उनको ये लगता था कि लाभार्थी योजना की वजह से, फ्री राशन की वजह से मायावती कमज़ोर हो चुकी हैं, मायावती का जो काडर है धीरे धीरे वो सिमट रहा है, मायावती का वोट शेयर नीचे जा रहा है। तो अमित शाह को लगता था कि जो बड़ा चंक है मायावती का, वो बीजेपी में ट्रांसफ़र होगा, यानी मायावती अलग लड़ेंगी, अकेले लड़ेंगी और उनका वोट शिफ्ट होगा बीजेपी की तरफ। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। अमित शाह का कैलकुलेशन गलत था। हकीकत ये थी कि ज़मीन पर जो दलित था वो 400 पार के नारे से घबराया हुआ था, वो संविधान बचाने के लिए आगे बढ़ गया। उसको लगा कि 400 पार अगर मोदी जी गए तो जो इनके सांसद कह रहे हैं कि सबसे पहले संविधान बदलेंगे, रिजर्वेशन खत्म होगा, इस तरह की आशंकाओं में जीने वाला अति पिछड़ा दलित और जो मायावती का वोटर था, जाटव वोटर, वो हाथी से उतरने लगा। जी, हाथी से उतरने लगा
मोदी जी के रथ पे नहीं बैठा, अखिलेश की साइकिल पर बैठने लगा। यानी जो बीएसपी का वोट था वो बीजेपी में जाने की जगह सपा में आने लगा। और यही सबसे बड़ा फेलियर अमित शाह से हो गया। अब दोस्तों, अमित शाह का ये जो कैलकुलेशन था, ये जो अरिथमेटिक थी, जब अरिथमेटिक उनकी गड़बड़ाई, उनकी जब गणित गड़बड़ाई, तो अरिथमेटिक के साथ केमिस्ट्री भी वोटों की गड़बड़ाने लगी। अब जैसे ये बुंदेलखंड का इलाका है, बुंदेलखंड का जो इलाका है उत्तर प्रदेश में, हालांकि सीटें यहाँ 4-5 ही हैं, 4 सीटें, लेकिन 35%, 35% दलित है। 35% से ज्यादा दलित वोट बुंदेलखंड में। और यहां पर मोदी जी ने 2014 और 2019 में सारी सीटें जीती, खेल कर दिया बुंदेलखंड में अमित शाह ने और मोदी जी ने। जो दलित था वो आप कह सकते हैं बल्क में ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, हालांकि कुछ बीएसपी में भी गया। और अगर आप पिछले बार का आंकड़ा देखेंगे 2019 का, तो बीजेपी ने झांसी जैसी सीट 3,65,000 के अंतर से जीती। जी हाँ, 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से मोदी जी झांसी में जीते थे। अगर आप हमीरपुर की सीट देखें तो 2,48,000 वोटों से जीते पिछली बार, धूम मचा दी। अगर आप जालौन की सीट देखें 1,58,000 वोटों से मोदी जी जीते। आप सोच सकते हैं कि ये जो सारी सीटें, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो हमीरपुर हो, चाहे वो जालौन हो, इवन बांदा, चित्रकूट, ये सब सेफ सीटें मानी जा रही थी, सुरक्षित सीटें। यहां तो जीत मिलनी ही मिलनी है। सवाल है कि इन्हीं सीटों पर खेल हो गया। यहीं पर बीएसपी का जो वोट है वो साइकिल पर बैठने लगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाने लगा, जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा कि क्यों गया और इससे नुकसान क्या हो रहा है। सवाल यह है कि अगर बुंदेलखंड का ये हाल है, या जो मैंने अयोध्या का जिक्र किया, फैजाबाद का, वहां यह हाल है, तो जो पूर्वांचल है, जहां अब चुनाव होना है, जहां अब वोटिंग होनी है 2 राउंड्स में, 6th और 7th फेज में, जहां पर मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं, अति पिछड़ा भी है, दलित भी है, वहां फिर क्या होगा चाणक्य का। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अमित शाह वाकई बीजेपी के लिए चाणक्य साबित हुए उत्तर प्रदेश में। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अमित शाह ने परफॉर्म किया है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। 2014 में बम्पर सीटें अमित शाह लेके आए, उनकी जो रणनीति थी सफल हुई। 2017 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता और गिफ्ट कर दिया योगी को। 2019 में अमित शाह ने फिर कामयाबी हासिल करी और पार्लियामेंट का, लोकसभा का इलेक्शन जीता। और 2022 में उन्होंने फिर से विधानसभा जीता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो क्या कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अमित शाह थोड़ा सा इस बार ढीले पड़ गए, या फिर उनका ज़्यादातर जो समय था वो योगी आदित्यनाथ के कद को छांटने में ही लगा रहा? क्या उनका जो फोकस था वो वोटों की गणित की जगह योगी आदित्यनाथ इनका कद छांटने को लगा रहा? ये जो पर्दे के पीछे योगी वर्सेस अमित शाह, ये जो जंग चल रही थी, ये जो तलवारें खींची हुई हैं, क्या ज़्यादातर चाणक्य की एनर्जी उसमें चली गई और वो भाप नहीं पाए कि यूपी में दलित वोटर किधर शिफ्ट हो रहा है, अति पिछड़ा किधर शिफ्ट हो रहा है, संविधान का मसला क्या है, रिजर्वेशन को लोग लेकर पिछड़े क्या सोच रहे हैं, दलित क्या सोच रहे हैं? क्या ये गणित जो है कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ा गए अमित शाह? और अगर गड़बड़ा गए हैं तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? और यूपी अगर गड़बड़ा रही है तो फिर हिंदुस्तान का जो स्कोर बोर्ड आएगा 4 जून को, वो क्या कहेगा? उसमें कितना लॉस हो सकता है मोदी जी को? इसका इंपैक्ट क्या होगा? यूपी कोई मामूली राज्य नहीं है, सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें हैं। अगर यहां पर गणित गड़बड़ा गई चाणक्य की, तो फिर होने क्या जा रहा है? बिग क्वेश्चन। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल एनालिस्ट, जाने माने प्रोफेसर रविकांत होंगे। और मुझे लगता है बुंदेलखंड हो, अयोध्या हो, चित्रकूट हो, जातीय समीकरण हो, अमित शाह और योगी की जंग हो, कहीं ना कहीं सारे पहलू प्रोफेसर रविकांत जानते हैं और खुलकर बोलते हैं। चलते हैं रविकांत जी के पास। डॉक्टर साहब, अमित शाह उत्तर प्रदेश में कैसे गच्चा खा गए मायावती के चक्कर में, उस पर तो मैं आऊंगा। लेकिन एक चीज जो बड़ी खबर मुझे लगती है कि अयोध्या भगवान राम की जो जन्मभूमि है और चित्रकूट जो भगवान राम की तपोभूमि है, जन्मभूमि से तपोभूमि तक बीजेपी उत्तर प्रदेश में फंस गई है।
फैजाबाद भी फंसा और बांदा भी फंसा, ये कैसे हो गया? देखिए दीपक जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कल जो चला है ये कल अयोध्या में भी इलेक्शन था, मैंने फैजाबाद में और बांदा चित्रकूट में भी था। और इन दोनों जगह से जो खबर निकल करके आई है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे है और जो समाजवादी पार्टी और अलायंस है वो यहाँ पे जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसकी वजह मूल रूप से है जो जातियों का समीकरण है वो। अब फैजाबाद में देखिएगा, अयोध्या में 20% मुस्लिम है, 14% यादव है, यही मिलाकर के 34% होता है। इसके बाद जो शेड्यूल कास्ट है वो हम जी। पहले भी कहते रहे हैं कि ये संविधान पर जो अटैक हुआ बीजेपी की तरफ से, उसने बिना किसी और दूसरे समीकरण के सीधे बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया उसे। तो प्रो जो संविधान है, अम्बेडकराइट जो मूवमेंट उत्तर प्रदेश में रहा है कांशीराम साहब के जमाने से, उसने गति पकड़ ली इस बार। और वो यहाँ पे भी एक तरह से बीजेपी को मात देते हुए दिख रहा है, जहां पे दलित कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के। लल्लू सिंह बीजेपी के पूर्व अवधेश सांसद प्रसाद। हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस चित्रकूट की आप अवधेश बात कर रहे प्रसाद। हैं, अवधेश जी। प्रसाद यहाँ से हैं, पाटी समाज से आते हैं। और बांदा चित्रकूट में स्थिति ये है कि वहां पर कुर्मी वर्सेस ब्राह्मण हो गया। और बीजेपी बीजेपी बाहर और हो गई। बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई। समाजवादी पार्टी के जो कृष्णा देवी पटेल हैं वो, और जो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं बीएसपी के, उनके मयंक बीच द्विवेदी। मुकाबला हो गया। यस, मयंक द्विवेदी शायद नाम है। तो मतलब आप ये उनके कह रहे बीच हैं, मुकाबला हो गया। आप ये कह रहे हैं चित्रकूट जो तपोभूमि रही, वहां पर जहां बीजेपी को हर हाल में जीतना चाहिए था, सिंबॉलिक तौर पे, प्रतीकात्मक तौर पे जहां बीजेपी को जीतना चाहिए था, चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि, वहां पर बीजेपी नंबर 3 पे खिसक रही है, क्योंकि वहां फाइट सपा और बसपा में है। जी बिल्कुल, वहां सपा और बसपा में है, जबकि बीजेपी और सपा के कैंडिडेट दोनों पटेल हैं, दोनों कुर्मी हैं। और ये जो जी। बांदा चित्रकूट की बेल्ट है, ये कुर्मी बेल्ट है। यहाँ पर जाटो मतदाता बहुत अच्छा है। वो जाटो मतदाता इस बार, अब जो मायावती की आप बात कर रहे थे ना, ये जाटो मतदाता समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार हो गया है। क्योंकि जो अमित शाह ने मायावती को एक तरह से उन पर दबाव डाला, इस दबाव से समाज में जो रिएक्शन हुआ कि वो बीजेपी को हराने के लिए खड़ा हो गया। तो जाटव मतदाता पूरे उत्तर प्रदेश में करीब करीब 40% वो इंडिया जी। अलायंस के साथ हो गया है। और जी। यही वजह है कि मायावती पर देखिए, मायावती को लेकर के उत्तर प्रदेश में वैसे भी दलित मतदाता और अति पिछड़ा सेंसिटिव है। समाजवादी पार्टी पहले एक दो बार उसने गलती की कि मायावती पर उन्होंने कमेंट कर दिया इस, और अमित शाह पहले बहुत सम्मानजनक शब्दों से के साथ उनको नवाजते थे। लेकिन इस बार जो उन्होंने दबाव डाला, आकाश आनंद को हटा दिया मायावती ने, ये कौन नहीं जानता है कि ये अमित शाह के दबाव से उनको हटाया गया। नेशनल कोऑर्डिनेटर शिप छीन ली गई उनकी, उत्तराधिकारी का पद दिया था वो उन्होंने हटा लिया, आकाश आनंद रैलियों से बाहर कर दिए गए। और इधर 3-3 कैंडिडेट बदले मायावती ने। जो जी। तीनों कैंडिडेट जो बीजेपी के थे वो अमित शाह के अपने खास लोग थे जौनपुर में। तो जी। उस वजह से क्या हुआ ना कि दलित मतदाता पहले ही वो संविधान की वजह से बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा था, वो फिर बीएसपी को भी छोड़ने लगा। जाटो मतदाता भी छोड़ करके हाथी को वो साइकिल पर सवार हो गया, वो कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, बांदा के बगल के जो इलाके हैं जहां पर बीजेपी ने पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ा था, जैसे मिसाल के तौर पर आप झांसी की सीट देखिए, झांसी में पिछली बार बीजेपी तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी, 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से। लेकिन ये सीट फंसी हुई है। इस बार यहां पर अनुराग शर्मा लड़ रहे हैं जो बैद्यनाथ परिवार से जुड़े हुए हैं, और प्रदीप जैन पूर्व मंत्री कांग्रेस के सुन रहे हैं कि झांसी भी गले की फांसी बन रही है। हाँ, बुंदेलखंड में ये कहावत बड़ी मशहूर है कि झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार। अब जी। यहाँ जो हार, वो जो माला वाला मिला था ना, ये इस बार उस शब्द हार हार वाले में तब्दील हो गया है।
दरअसल जी ललितपुर और झांसी की जो डेमोग्राफी है, उसमें एक तो जैन मतदाता बहुत ज्यादा है और इंडिया अलायंस के इकलौते प्रत्याशी हैं पूरे भारत में, प्रदीप जैन आदित्य। तो जो जैन धर्मगुरु हैं, वो ललितपुर पहुंचे थे, झांसी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि भाई इनको जिताना है, नंबर 1। अमित शाह गए नहीं। और दूसरा, वहां पर क्या है, जो दलित मतदाता है, दलित में खास करके बुंदेलखंड में कोरी सबसे ज्यादा मजबूत है वहां पे। झांसी के मेयर कोरी हैं, लेकिन 50% कोरी इस बार एंटी बीजेपी गया है। तो वो जी मिल गया। अनुराग शर्मा की प्रॉब्लम क्या है, एक कि बुंदेलखंड की चारों सीटों पर रिपीट कर दिया है, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ है। अनुराग शर्मा बड़े पूंजीपति हैं, वो घर से निकलते नहीं है। नाराजगी ये थी कि वो किसी से जी मिलते ही नहीं है। तो नहीं, लेकिन तो उसकी डॉक्टर वजह साहब से मुझे क्या तो हुआ कि मुझे ब्राह्मण मुझे मतदाता भी, दीपक जी, ब्राह्मण मतदाता भी झांसी में कांग्रेस के साथ थोड़ा सा गया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा वहां गया है, जो 100% वाली ही स्थिति थी। यादव जी बहुत ज्यादा है झांसी में, वो सीधे कांग्रेस पार्टी में रहा है। इसके अलावा जी कश्यप वहां पे बहुत अच्छा है, वो शिफ्ट कर रहा है वहां पे, क्योंकि जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का कश्यप है। तो ये जो स्थितियां हैं ओवरऑल, अति पिछड़ा शायद उसके बाद कई चुनाव के बाद पहली बार बीजेपी से खिसका है जी। एक दशक में। एक 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 हमीरपुर की सीट है और हमीरपुर भी 2,48,000 से पिछली बार बीजेपी ने जीता था। और लोग कह रहे थे, बीजेपी के लोग कह रहे थे, अपोजिशन के भी कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे थे कि साहब ये जो झांसी है, हमीरपुर है, इस बेल्ट में तो कुछ हाथ नहीं लगना है, क्योंकि पिछली बार 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख के मार्जिन से जो बीजेपी जीती होगी, उस अंतर को कैसे कम करेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमीरपुर में पुष्पेंद्र चंदेल, बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं, वो हार रहे हैं, वो हार रहे हैं। क्या ये बात सही है कि वहां हमीरपुर भी तो जा रही है? बिल्कुल जा रही है। हमीरपुर, राठ और महोबा, ये 3 बड़े इलाके हैं इस क्षेत्र के, हमीरपुर लोकसभा के। इसकी वजह एक तो पुष्पेंद्र चंदेल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लोधी मतदाता बड़ी तादाद में है, 1.5 लाख से ऊपर है। ये पूरा मतदाता बीजेपी का हुआ करता था। इस बार अखिलेश यादव ने एक राजपूत को नहीं, लोधी को ही उतार दिया है चुनाव मैदान में। अच्छा, तो ये वो दिलीप कुमार सिंह, मतदाता, जी जी जी, नहीं, दिलीप कुमार सिंह वो बसपा से हैं जी। जी वो लोधी मतदाता 100% इधर शिफ्ट कर गया है, माने समाजवादी पार्टी में। तो और वहां पर जो जीत थी, मुझे लगता है कि वो 2.5 लाख के करीब थी। जी। इस जीत में 1,20,000 वोट तो केवल लोधियों का था। तो ये लोधी आप 1,20,000। अजेंद्र सिंह राजपूत हैं जी, समाजवादी पार्टी जी, से जी। अजेंद्र सिंह राजपूत की वजह से ये यहाँ पे 1,20,000 तो सीधा लोधी वोट ही आ गया है समाजवादी पार्टी में। लेकिन ये एक खास मुझे इसलिए भी लग रही है हमीरपुर की सीट, कि मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में शायद ये पहली लोकसभा सीट है जहां पर जाटव मतदाता बीजेपी के साथ गया है। ओहो ओहो। यहाँ पर तो जाटव यानी 3 जगह पे बटा है, जी, क्या सपा में भी, बीजेपी में भी और बीएसपी में भी। क्या बीजेपी के भानु प्रताप सिंह वर्मा, बड़े नामवर सांसद हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, क्या जालौन में इनकी भी हालत पतली है, बीजेपी की, वर्मा जी की? इनकी हालत ज्यादा खस्ता है, और उसकी वजह है कि जो इनका अपनी बिरादरी है, कोरी बिरादरी से है, ये सुरक्षित सीट है जालौन की, जहां पे समाजवादी पार्टी से नारायणदास अहिरवार हैं, और शायद सुरेश चंद्र जो वो आपके बीएसपी से हैं, वो भी अहिरवार जी हैं, मतलब जाटव हैं। तो कोरी मतदाता 50% गया है बीजेपी को और 50% गया है सपा को। सबसे बड़ा फासला इसी ने कर दिया है, क्योंकि ये करीब 1.5 लाख से ऊपर है जालौन जी पूरे, बल्कि ज्यादा ही होगा, क्योंकि भोगनीपुर भी लगा हुआ है उसमें। तो ये एक बड़ा फासला हो गया, प्लस अहिरवार जाटव वोट एक साथ आ गया है। जी बीएसपी को वोट नहीं गया है, जो 50 साल की उम्र से ज्यादा के लोग हैं, वो हाथी देख करके दिए हैं, बाकी लोगों ने साइकिल पर वोट किया है। तो एक तो जी। ये इक्वेशन बन गई। दूसरा, भानु प्रताप वर्मा के खिलाफ इस समय सवर्ण भी हो गया। तो ओहो वो ओहो। एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे हो गया जालौन में, कि उरई में ही मुझे लगता है कि भानु प्रताप वर्मा चुनाव हार रहे हैं, जो मतलब जो सबसे बड़ा अपर एक तरह से आप कास्ट, कहें जी एरिया। हाँ, अपर कास्ट वो भी थोड़ा सा नाराज, और दलित भी नाराज, वो भी शिफ्ट हो गया, और अपनी कास्ट का कोई भी उनको नहीं मिला। डॉक्टर साहब चलिए, अब ये जो सीटें हैं, हार जीत तो हमें पता लग जाएगी 4 तारीख को। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो चारों सीटें हैं,
खासकर जालौन, झांसी, हमीरपुर और बांदा। अयोध्या की तो आप बता चुके हैं बात। जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, यहाँ पर इन्हें बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बुंदेलखंड की चारों सीटें हैं और दलित खूब खुलकर, अति पिछड़ा खूब खुलकर अमित शाह मोदी को यहाँ वोट देता आया है 2014 से। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो है मोदी जी के, जो चाणक्य अमित शाह, उनका कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, उनको सही सलाह नहीं मिली, वो ग्राउंड पर गए नहीं इस बार अमित शाह से गड़बड़ी कहां हो गई? अमित शाह गच्चा कहां खा गए डॉक्टर साहब? ये पूरा बुंदेलखंड हाथ से निकल गया। ओवर कॉन्फिडेंट एक्चुअली। जब मायावती इंडिया अलायंस के साथ नहीं गई तो अमित शाह को ये लगा कि ये वोट या तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट करेगा या फिर इंटैक्ट रहेगा मायावती के साथ। और जो नॉन जाटाओ दलित जातियां थी उनको लगा कि फिर ये हमारे साथ रहेगा। ये मिस कैलकुलेशन हो गया तो चाणक्य यहाँ पर मात खा गए। और उन्होंने और ये बता दूं जी, आपका ये कहना है डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि अमित शाह को लग रहा था कि मायावती अगर अलग लड़ती हैं, मायावती अखिलेश के साथ नहीं जाती, कांग्रेस के साथ नहीं जाती, तो बीजेपी को बहुत फायदा होगा। लेकिन हुआ ये कि आप कह रहे हैं कि मायावती का दलित ही उधर चला गया इंडिया की तरफ, आप ये कह रहे हैं? जी जी जी। और ये बात मैं थोड़ा और अगर आपको विस्तार में ले चलूं तो ये बीजेपी का गढ़ बाद में बना, बुंदेलखंड बीएसपी का गढ़ था। पहली जीत बीएसपी को कांशीराम की प्रयोगशाला थी बुंदेलखंड, क्योंकि सबसे ज्यादा 35% दलित इसी में है, इसी क्षेत्र में है, इसी बेल्ट में है। तो यहाँ पहली जीत बीएसपी को बुंदेलखंड से मिली थी, कैडराइजेशन बुंदेलखंड से हुआ था। तो वो अभी भी मतदाता उस तरह का है जो जिसके भीतर सोशल जस्टिस की बात है। लेकिन चूंकि सपा और बासपा कमजोर हुई तो ये चला गया बीजेपी के साथ। अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की थी नरेंद्र मोदी ने। लेकिन जब आप रिपीट कर देंगे प्रत्याशी को, जब आप मायावती पर दबाव डालेंगे, उनको डराने की कोशिश करेंगे, तो ये जो मतदाता है यहाँ का, खास करके दलित, वो बीजेपी को हराने के लिए खड़ा हो गया। और यही वजह है कि यहाँ पे बीजेपी चारों सीटों पर कमजोर पोजीशन में है। जालौन, आपका हमीरपुर और बांदा, ये तीनों सीटें एक तरह से जा रही हैं। झांसी में आप कह सकते हैं कि मार्जिन चूंकि बहुत बड़ा था, तो झांसी में आप ये कह सकते हैं कि भाई नेक टू नेक फाइट हो सकती है। लेकिन ये 3 सीटें तो लगभग जाती हुई दिखाई पड़ती। और अयोध्या भी आपको फाइट लगता है? अयोध्या में भी फाइट है, फैजाबाद में? अयोध्या में जबरदस्त फाइट हो गई है। लल्लू सिंह केवल 2 विधानसभाओं में स्ट्रांग है, 3 विधानसभाओं में अवधेश प्रसाद स्ट्रांग है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डेमोग्राफी है, यादव है, आपका मुस्लिम तबका है, जाट पासी अवधेश प्रसाद के साथ, तो दलित पूरा शिफ्ट हो गया इधर। निषाद वहां पर, निषाद मुझे लगता है कि अभी वहां 1.5 लाख से ज्यादा होगा। अब इसी निषाद पर ही सारा दारोमदार लल्लू सिंह का है। अगर निषाद मिलता है, जैसे राम की नैया पार लगाई थी ना केवट ने, तब तो फिर लल्लू सिंह की नैया पार लग रही है। अदरवाइज नहीं लग रही है अगर केवट नहीं आता है तो। जी, केवट नहीं आता। डॉक्टर साहब, अगर मैं एक फाइनल सम अप करूं, ये तो चलिए आपने सीटों की बात बताई कि अमित शाह से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने इन सीटों पर जो सिटिंग एमपी थे बीजेपी के, उन सबको रिपीट कर दिया, कोई टिकट यहाँ बदला नहीं। ये गणित उनकी गड़बड़ाई। दूसरा, उनको लगा कि मायावती जो है वो अगर इंडिया अलायंस से नहीं लड़ रही तो ये एडवांटेज बीजेपी, जो हुआ नहीं। दलित जो है वो मायावती के रहते हुए वो अखिलेश के पास चला गया। क्या मैं मानूं कि अमित शाह ने, मोदी के चाणक्य ने मोदी को फंसा दिया यूपी में? डेफिनेटली मामला फंस गया। एक्चुअली अमित शाह तो लड़ाई लड़ रहे थे योगी से। वहां योगी आदित्यनाथ को किनारे करने के लिए उनको लखनऊ से गोरखपुर भेजने की लड़ाई केवल अमित शाह लड़ रहे थे। उस वजह से वो ध्यान नहीं दे सके कि क्या हो रहा है जमीन पर। और जमीन पे तो योगी जी भी खामोश बैठे रहे। योगी जी अपना इशारा करते रहे थोड़ा बहुत। जो सहारनपुर में मीटिंग हुई, जो अमेठी में आकर के करणी सेना खड़ी हो गई, जिसने कस्में खाई कि स्मृति ईरानी को नहीं देंगे, तो वो एक तरह से आप ये कहिए कि यहाँ पर अदावत उसने आंखें बंद कर दी अमित शाह। उस वजह से ये खेल खराब हो गया। मैं ये कहूं कि योगी और अमित शाह की जो पर्दे के पीछे लड़ाई चल रही थी, उसका फायदा जो है अखिलेश यादव उठा के ले गए।
आप ये कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल, वही फ़ायदा उनको मिल गया, वो फ़ायदा उनको मिल गया। और क्या हम इवन आप अमेठी जी, वाली सीट पे देखिए, स्मृति ईरानी के बारे में 2 खबरें आई हैं कि एक तो उन्होंने डीएम से भी नाराज़गी ज़ाहिर की है कल, और उसके बाद शायद वो योगी से भी नाराज़ हैं। उनको लग रहा योगी है से कि भी। संगठन संगठन को कोई इशारा मिल गया था कि उसने काम नहीं किया। जी, जी, वो क्योंकि वहाँ पर ठाकुर विधायक हैं, जैसे मेंकेश्वर सिंह हैं, उनके योगी के बहुत करीब हैं, राकेश प्रताप सिंह बहुत करीब हैं और स्मृति ईरानी को लगता है कि बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो संजय सिंह हो अमेठी के राजा या फिर राकेश प्रताप सिंह हो जो विधायक हैं, मेंकेश्वर सिंह अमेठी जो के राजा हैं। राजा जी, का जी, जी, जी। मैसेज गया है, जी, अमेठी के राजा का तो उनको मैसेज गया लगता है है, कि ये जो करीब वहाँ ठाकुर लॉबी 50,000 है, ठाकुर हैं। ठाकुर लॉबी कहीं ना कहीं। डॉक्टर साहब एक चीज और पूछना चाहेंगे, क्या अब जो 2 फेजेस बचे हैं उत्तर प्रदेश में, अ, छठा और 7वां फेज, क्या आपको लगता है कि अगर दलित हाथी से उतरकर साइकिल पर बैठा, यानी मायावती से वो अखिलेश की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है, बीजेपी से भी जो दलित जा रहा था वो भी इधर आ रहा है, क्या इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को अमित शाह रोक सकते हैं? कोई जादू की छड़ी है जो वो चला दें और ये दलित जो भाग रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, उनको क्या इस वक्त अमित शाह रोक सकते हैं किसी तरह से, या अब ये रुकने वाला नहीं है दलित का जो पलायन हो रहा है? ये अब असंभव हो गया है। अब एक तो टिकट सारे सारे वितरित हो चुके हैं। सुरक्षित सीटों पर ही आप टिकट दे सकते हैं दलित को। बाकी आपने सारी जोर आजमाइश पहले ही कर ली है। अब कोई जी, संभावना बचती ही नहीं है। हाँ, अति पिछड़ा में अगर कुछ सेंधमारी करने की कोशिश करें अमित शाह जी, तो शायद कुछ मिल जाए। दलितों में तो जो चेतना गई है संविधान बचाने को लेकर के, वो जी। अब किसी तरीके से बीजेपी के समर्थन में नहीं खड़ी हो सकती। एक बड़ा वोट बैंक अमित शाह के मुखालिफ हो गया। डॉक्टर साहब आपका यही कहना है? 21% उत्तर प्रदेश में दलित हैं और दलित बहुत तेजी से स्प्लिट कर रहे हैं, बीएसपी से समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से कई सीटें फंस गई हैं और मैंने जैसे पहले कहा था कि चित्रकूट यानी बांदा की सीट फंस गई है, अयोध्या फैजाबाद की सीट फंस गई है, और जो सीटें बीजेपी पिछली बार 2019 में 3.5 लाख वोटों से जीती थी, 2.5 लाख वोटों से जीती थी, मैं बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं, वो सीटें भी फंस गई, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने एक चीज और कही कि अब ये प्रक्रिया, ये जो पलायन है संविधान को लेकर, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे इनकी आशंकाओं को लेकर, ये जो दलित भाग रहा है, दलित शिफ्ट हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ, इंडिया की तरफ, ये अब रुकने वाला क्रम नहीं। यानी कहीं ना कहीं चाणक्य ने जो है वो, आप कह सकते हैं, बॉस को, बिग बॉस को फंसा दिया। अमित शाह ने मोदी जी को फंसा दिया, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आने वाले जो 2 चरण हैं, मैं जरूर आपको अपने साथ इस शो में जरूर फिर से बुलाऊंगा। असेस करेंगे कि क्या दलितों का पलायन जारी है। जितने दलित शिफ्ट होंगे 21% में, जितनी सेंध लगेगी, उतनी ही स्ट्रांग इंडिया अलायंस होगी। डॉक्टर साहब आप आए और आपने रोशनी डाली उस अंधेरे की तरफ जहां लोग देख नहीं रहे थे, और हमेशा आपकी जो बेबाकी है और जो आपका जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, जिस तरह आप चीजों को सामने रखते हैं, वो वाकई अद्भुत कला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दोस्तों की तरफ से आप इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।